Very good morning, students. Let me share this screen. We will start with where we left yesterday. क्वेश्चन नंबर A9 जो था पिछले होमवर्क का, वो कुछ लोगों ने डाउट करके पूछा हुआ था, वो डिस्कस करना था। A8 भी कुछ लोगों ने पूछा था, बट A8 इज नॉट was not given by me only as a homework, क्योंकि वो क्वेश्चन मैंने डॉट नहीं किया था, क्योंकि वो क्वेश्चन तो आज के सिलेबस पे है, तो वो आज के होमवर्क में आ सकता है। तो A9 दिया था, डिस्कस देखते हैं क्या दिया है इसमें। A gun kept on a straight horizontal road is used to hit a car traveling along the same road away from gun with a uniform speed। अच्छा, कार भी है हॉरिजॉन्टल रोड पे और एक गन भी है। तो अभी कार ट्रैवल कर रही है ऑन द सेम रोड अवे फ्रॉम द गन। अच्छा, ये भी दिया हुआ है कि अवे फ्रॉम द गन। तो मान लो मेरी बंदूक, हम ऐसे एकदम प्रोजेक्टाइल मोशन के जैसे लेते कि बंदूक ऐसी है कि बंदूक से कार हिट हो सके करके। ओके, और कार इज ट्रैवलिंग अवे, कार इज ट्रैवलिंग अवे। एक मिनट में अच्छे से एक बार और अच्छे से डायग्राम निकाल लेता हूँ विद बेटर कलर। देखो इस तरीके से ये गन उस रोड पे हिट करने वाली है कार को। रोड को हॉरिजॉन्टल रोड लेना है, लेकिन कार इज ट्रैवलिंग अवे और 50 मीटर डिस्टेंस फ्रॉम द गन अभी कार है, और 45 डिग्री से ये यहाँ पे हिट हो प्रोजेक्टाइल होने वाला है। फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द कार फ्रॉम द गन, find the distance of the car from the gun when the shell hits it। मतलब अपने को रेंज फाइंड करने को बोल रहे, पहले इसमें पूरी रेंज फाइंड करने को बोल रहे हैं कि ये इतने डिस्टेंस पे वो हिट करेगा, ये रेंज फाइंड करने के लिए। 50 मीटर क्या दिया हुआ है, मान लो कार इज हियर, कार कहीं पे यहाँ पे है, तो कार का जो शुरू का डिस्टेंस है गन से, दैट इज गिवन एज 50 मीटर, और कार दूर जा रही है गन से, ताकि थोड़ी देर बाद कार भी वहां पहुंच जाए जहां उसको एग्जैक्टली हिट होने वाला है। Okay? ये चीजें समझ आ गई स्टूडेंट्स, डायग्राम समझ आ गई। देखो डिस्क्रिप्शन पर से मेरी ये डायग्राम बन रही है, क्या आप मेरी डायग्राम से एग्री करते हो? अब एज फार एज दिस कार इज कंसर्न्ड, कार की जो स्पीड है दैट इज गिवन 72 रूट 2 किलोमीटर पर, इसको मीटर पर सेकेंड में कर देंगे तो कितना आएगा, 20 रूट 2, है ना, 20 रूट 2 मीटर पर सेकेंड ये कार की स्पीड है। तो इस डिस्टेंस को मैं स्मॉल डी मान लू, कार जितना स्मॉल डी डिस्टेंस ट्रैवल कर लेगी इतने टाइम में। अच्छा, कार का टाइम कितना रहेगा, टाइम ऑफ लाइट ही रहेगा स्टूडेंट्स, दैट यू अंडरस्टैंड ना, 2u साइन थीटा बाय जी। जितना बुलेट को टाइम लगेगा हवा में, उतने टाइम में कार ट्रैवल करके वहां पहुंच जाएगी। तो ऐसा कल क्वेश्चन हमने किया था, राइट? कल ऐसी हिंट हमने की थी। तो 2 इंटू यू हमें पता नहीं है, ध्यान देना, यू हमें बुलेट की यू है, तो बुलेट की यू हमें पता ही नहीं है। साइन 45 डिग्री 1/√2 है, और बाय जी, जी की वैल्यू 10 लेनी है। ठीक है, तो टाइम कितना आ रहा है, √2u/10, टाइम इतना आ रहा है। तो देयर फोर डू यू अंडरस्टैंड, 50 इज इक्वल टू आर, 50 + d = तो 50 को लिख देंगे, डिस्टेंस को लिखेंगे स्पीड ऑफ द कार इनटू टाइम, स्पीड ऑफ द कार इनटू टाइम। और रेंज को क्या लिखेंगे, रेंज के लिए रेंज का फॉर्मूला u² sin 2θ/g। आ रही बात समझ में? देयरफॉर 50 + 20 √2 इंटू टी की वैल्यू है √2u/10, टी की वैल्यू निकाली हमने √2u/10 इज इक्वल टू u²
इंटू साइन 90 डिग्री 1 बन रहा है, जी की वैल्यू 10 बन रही है, तो ये क्या बनेगा, क्वाड्रेटिक बन रहा है बेटा, यू में क्वाड्रेटिक बन रहा है, तो टेंशन की क्या बात है, क्वाड्रेटिक बन रहा है, 10 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ दोनों साइड पे, तो 20 √2 40 हो गया, 40 यू इज इक्वल टू यू स्क्वायर, तो हम ये क्वाड्रेटिक नहीं क्या सॉल्व कर लेंगे, यू स्क्वायर प्लस 40 यू माइनस 500 इज इक्वल टू 0, यू प्लस 50 इंटू यू माइनस 10, ऐसे फैक्टर आ रहे हैं, तो यू की पॉजिटिव वैल्यू क्या आ रही है, यू की निगेटिव वैल्यू तो ले नहीं सकते, तो 10 मीटर पर सेकेंड है क्या आंसर दिया हुआ, वही होना चाहिए, 10 मीटर पर सेकेंड। आ रही बात समझ में स्टूडेंट्स, निकालते आना और ये इक्वेशन लगाते आना, ये मेन चीज है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, और अनदर इंपॉर्टेंट थिंग इज कि डिस्टेंस ऑफ कार इज स्पीड इनटू टाइम, राइट। यस, गुड मॉर्निंग दोज हु हैव जस्ट जॉइंड। क्या पीछे आंसर इसका 10 मीटर पर सेकेंड दिया था बच्चों, जो आंसर्स मैंने आपको दिए थे, क्या उनका आंसर यही था, सही था, सेम था, 10 मीटर पर सेकेंड? अरे हाँ या ना, इतनी देर में मैं चेक कर लेता हूँ, मैंने व्हाट्सएप पे डाले हुए हैं ना आंसर्स। 50 मीटर पर सेकेंड है आंसर दिया हुआ, 50 मीटर पर सेकेंड, रुको, हमने रूट्स में गलत कर दिया क्या कुछ, कहीं साइन में गड़बड़ कर दी है क्या, एक मिनट, a gun kept on a straight is used to hit a car traveling along the same road away from the gun. The distance of the car from the gun when the gun hits the shell and the speed of projection. हाँ, मैंने साइन अलग गलत ले लिया ना, लास्ट सेकेंड लास्ट स्टेप में साइन गलत ले लिया है ना, यू स्क्वायर क्वाड्रेटिक में क्या बन रहा है, -40 यू बन रहा है, यू स्क्वायर -40 यू बन रहा है, देयरफॉर यू स्क्वायर -40 यू माइनस 500 इज इक्वल टू 0, तो u -50 इंटू u+10 ऐसे बनेगा, तो पॉजिटिव रूट ऑफ क्वाड्रेटिक आ रहा है 50, तो u आ रहा है 50 मीटर पर सेकेंड, और एक बार u आ गया तो फिर हमें जो अनदर थिंग इज आस्क्ड इज r पूछा हुआ है, तो फिर r भी निकाल लेंगे हम, r हो जाएगा यू स्क्वायर साइन 2θ/g, तो 50 का स्क्वायर इंटू 1/10, तो 250 मीटर, ये रेंज का मतलब पहले क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। अब आ रही है बात समझ में, अब मैच हो रहा है आपका आंसर, राइट, अब आंसर मैच हो रहा है। तन्वी बेटा A8 मैंने होमवर्क दिया ही नहीं होगा, देखना, A8 तो आज के सिलेबस पे है ना, A8 मैंने डॉटेड किया था क्या, पहले एक्सरसाइज का A8 मैंने नहीं बताया था, डू यू मीन सेकेंड एक्सरसाइज का स्टूडेंट्स, डू यू ऑल मीन सेकेंड एक्सरसाइज का A8? अच्छा, ठीक है, तो सेकेंड एक्सरसाइज का A8 देख लेते हैं। ये फर्स्ट एक्सरसाइज का A8 A9 था, और सेकेंड एक्सरसाइज के क्वेश्चंस ये है आपके पास, सेकेंड एक्सरसाइज का क्वेश्चन, द स्पीड एट मैक्सिमम हाइट ऑफ अ प्रोजेक्टाइल, द स्पीड एट मैक्सिमम हाइट ये कितनी होती है, ये होती है u cos थीटा, राइट, दिस इज u cos थीटा, इज हाफ द इनिशियल स्पीड, ये तो मतलब क्या बोला है, u cos थीटा इज हाफ ऑफ u cos थीटा इज हाफ ऑफ u, मतलब भी क्या हो गया, cos थीटा इज हाफ, मतलब भी आपका थीटा कितना हो गया, 60 डिग्रीज हो गया, तो फिर अब क्या पूछा है, रेंज ऑन द हॉरिजॉन्टल प्लेन, तो फिर रेंज क्या फॉर्मूला लगा दीजिए,
रेंज का फॉर्मूला यू स्क्वायर साइन 2 थीटा/जी। ओके, तो यू स्क्वायर साइन ऑफ 2 थीटा मतलब 120 डिग्रीज होगा बाय जी। ओके, 120 डिग्री का साइन पता होगा आपको। साइन 120 डिग्री इज सेम एज साइन 60 डिग्रीज, इज सेम एज साइन 60, क्योंकि 120 को 180 - 60 लिख सकते हैं। तो ये वैल्यू √3/2 होगी, तो यू स्क्वायर इंटू √3/2 जी। क्लियर? अगला ऐसा सवाल कोई होमवर्क में ही था क्या बेटा? ऐसा सवाल कहीं ना कहीं होमवर्क में था क्या? देखो ये ux और uy की वैल्यू है। दिस इज वेलोसिटी ऑफ द प्रोजेक्शन। वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन मतलब क्या बोल रहे हैं? प्रोजेक्ट करते समय की मतलब, इसका ही मतलब है इनिशियल। ओके, वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन का मतलब है प्रोजेक्ट करते समय, मतलब ये इनिशियल वेलोसिटी की बात कर रहे हैं। मतलब ये ux की वैल्यू 6 है और uy की वैल्यू 8 है। तो याद रखना, एक रेंज का फॉर्मूला हमने ऐसा भी किया था, इस फॉर्मेट में भी किया था कि रेंज इज इक्वल टू 2 ux uy/g। तो सीधा सीधा 2 × 6 × 8 डिवाइडेड बाय 10 लगा के आपका 96/10 9.6 मीटर्स, ये सीधा सीधा इसका जवाब आ रहा है। राइट, ऐसा होगा सॉल्व एग्जाम्पल में, मुझे भी याद आ रहा है। अब A4 A6 ऑफ सेकेंड एक्सरसाइज। ओके, A4 एंड A6 ऑफ सेकेंड एक्सरसाइज। ये A6 है एंड लेट मी ब्रिंग इन A4। A4 तो होमवर्क नहीं था बेटा, A4 कहाँ होमवर्क दिया था? डॉटेड क्वेश्चन ही होमवर्क था। A6 इज होमवर्क, देख लीजिए लास्ट क्वेश्चन ये। A particle moves along a parabolic path such that x component of velocity remains constant, then the acceleration of the particle is, then the acceleration of the particle is, okay। देखो इस, ये डेरिवेटिव का मिक्सचर है क्वेश्चन में, आप ध्यान से समझिए। x कंपोनेंट ऑफ द वेलोसिटी, x कंपोनेंट ऑफ द वेलोसिटी रिमेन्स कांस्टेंट से c। इसको मैं वर्डिंग में कैसे लिखूंगा बेटा? वेलोसिटी का x कंपोनेंट इज c। वेलोसिटी का x कंपोनेंट, देखो यहाँ पे कोई यहाँ पे कोई प्रोजेक्टाइल मोशन नहीं दिया है, यहाँ कोई एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी वगैरह ऐसा कुछ दिया है क्या? नहीं दिया है। ओके, तो आपको ऐसा नहीं लेना, वी एक्स इज इक्वल टू सी। अच्छा, क्या आपको याद है चैप्टर डेरिवेटिव से या काइनेमेटिक्स चैप्टर से कि वेलोसिटी होती है रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, मतलब यहाँ dx/dt इज सी। यहाँ पे आपको समझना है vx का ही मतलब dx/dt ना, ddt ऑफ x डायरेक्शन के डिस्प्लेसमेंट। एस एक्स आई कैन से, या तो सिर्फ x भी बोल सकते हैं। सो डी डी टी ऑफ x इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। ठीक है, डी डी टी ऑफ x इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। यहां तक जो वर्डिंग दी हुई है क्वेश्चन पे, उस पर से हम ला सके, इतना लिख सके हम। अच्छा, लेकिन पूछा तो है एक्सेलरेशन यार, पूछा तो है एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन कैसे फाइंड करेंगे? करते हैं कोशिश। देखो, इक्वेशन में और क्या दिया हुआ है? y इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर, ऐसा दिया हुआ है। y इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर, ध्यान से देखना है, a फॉर एक्सेलरेशन नहीं है, a कोई भी कांस्टेंट होगा। ओके, एक्सेलरेशन तो निकालना है। तो अब मैं दोनों साइड पे ddt ले लूं, टेकिंग ddt ऑन बोथ साइड्स। बेटा देखो, दोनों साइड पे अगर मैं ddt ले लेता हूं तो मुझे क्या मिल रहा है? dy/dt इज इक्वल टू a इंटू एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव हो जाएगा 2x dx/dt। चेन रूल से 2x इंटू dx बाय dt, मतलब वेलोसिटी का y कंपोनेंट, dy बाई dt इज वेलोसिटी का y कंपोनेंट, इज इक्वल टू a इंटू 2x 2x dx बाय dt। dx बाय dt मतलब वेलोसिटी का x कंपोनेंट। ठीक है, देयरफॉर आगे देखो, आगे किस स्टेप में देखो, vy क्या मिल रहा है? vy इज इक्वल टू
अच्छा, वी एक्स की वैल्यू सी है, वेलोसिटी का एक्स कंपोनेंट जो सी है, तो इफेक्टिवली आपका ऐसा बन रहा है 2ac x, 2ac x। ये बात समझ आई? ये सुपर इंपॉर्टेंट स्टेप थी। ओके, अब काइंड ऑफ वन ऑफ द लास्ट स्टेप देखिए। अब वेलोसिटी क्या हो जाएगी बेटा, देखो वेलोसिटी क्या हो जाएगी, वेलोसिटी हो जाएगी वी एक्स आई कैप प्लस वी वाई जे कैप, है ना, एक्स कंपोनेंट आई कैप के साथ, वाई कंपोनेंट जे कैप के साथ। एक्स कंपोनेंट की वैल्यू सी है तो सी आई कैप, प्लस वाई कंपोनेंट की वैल्यू है 2ac x, वो है जे कैप। ओके, अब इसका डेरिवेटिव लेके मुझे एक्सेलरेशन मिलेगा। जब मैं इसका डीडीटी लूंगा तो डेरिवेटिव ऑफ वेलोसिटी क्या मिलता है, एक्सेलरेशन। इस कैपिटल ए से डिनोट कर दो, कैपिटल ए बार फॉर एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन की वैल्यू क्या होगी, इसी का डेरिवेटिव लेना है। अच्छा, तो सी का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, सी का डेरिवेटिव जीरो हो जाएगा, तो जीरो आए क्या, प्लस अगली टर्म क्या है देखिए, 2ac है, और x का डेरिवेटिव हो जाएगा dx बाई डी टी, एक्स का डेरिवेटिव है dx बाई डी टी इंटू जे कैप। लेकिन बेटा dx बाई डी टी तो c था, dx बाई डी टी तो c था, तो वो वैल्यू c की और एक बार लगा दो वहां पे, तो 2ac इंटू सी मतलब क्या हो जाएगा, 2ac स्क्वायर जे कैप। ऑप्शन दिख रहा है क्या ऐसा कहीं, 2ac स्क्वायर जे कैप। सुपर्ब क्वेश्चन है, मस्त क्वेश्चन है, लिख लीजिए। A6 में दम था, सीधा सीधा नहीं था, घुमा फिरा के अच्छा खासा। हो गया सबका बेटा? तो अब आज के नए टॉपिक को स्टार्ट कर पाएंगे। कल्पेश को A5 भी चाहिए, ठीक है, तो जल्दी से देख लो A5 भी। Projectile is thrown with speed v at an angle theta with the upward vertical. Its average velocity between the instants when it crosses half the maximum height is. थोड़ा घुमाया है क्वेश्चन ने, बाकी कुछ नहीं है।
देखो क्या घुमाया है, पहला घुमाव क्या है क्वेश्चन में कि थीटा जो एंगल दिया है विद द वर्टिकल दिया है, हॉरिजॉन्टल के साथ नहीं दिया है, वर्टिकल के साथ दिया है। इसका मतलब अगर ऐसी प्रोजेक्टाइल है तो यहाँ पे दिस एंगल इज गिवन एज थीटा। मतलब आपका जो एक्स एक्सिस के साथ है वो एंगल क्या हो जाएगा, 90 डिग्री माइनस थीटा हो जाएगा। ये पहला यहाँ पे ट्विस्ट क्वेश्चन में थोड़ा सा। अनदर थिंग इज, देखो क्वेश्चन को समझिए कि पूरा ऐसा प्रोजेक्टाइल जाएगा और मैक्सिमम हाइट जो है एच, मैक्सिमम हाइट जिसको हम कैपिटल एच बोलते हैं, उससे आधे हाइट की बात कर रहे हैं, हाफ द हाइट। हाफ द हाइट, कोई भी हाफ द हाइट मतलब h/2। तो h/2 हाइट कितनी होगी, मान लो h/2 हाइट इतनी है, ये दिस मच इज h/2 हाइट। तो इस h/2 हाइट पे जब पार्टिकल जाएगा तो ऐसी दो दो पोजिशंस होगी। मान लो उन पॉइंट्स को मैं नाम दे तो पॉइंट ए और पॉइंट बी। ओके, दिस इज ओरिजिन ओ। तो पूछ रहे हैं कि एवरेज वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी एट द इंस्टेंट बिटवीन विच इट क्रॉसेस हाफ द मैक्सिमम हाइट इज। मतलब हमें ए से बी तक की एवरेज वेलोसिटी पूछी है, ए से बी तक की एवरेज वेलोसिटी पूछी हुई है। तो ए से बी तक की एवरेज वेलोसिटी में व्हाट व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ एवरेज वेलोसिटी। फर्स्ट ऑफ ऑल एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या है, एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम होता है, इतना हम जानते हैं, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। अच्छा, क्या आपको समझ आ रहा है कि ए से बी तक डिस्प्लेसमेंट इज प्योरली हॉरिजॉन्टल, डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम ए टू बी इज प्योरली हॉरिजॉन्टल। ओके, तो ये डिस्प्लेसमेंट इज ए बी बार ही खुद डिस्प्लेसमेंट है विच इज प्योरली हॉरिजॉन्टल। ए से बी तक का जो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है इट इज प्योरली हॉरिजॉन्टल। प्योरली हॉरिजॉन्टल का मतलब मेरा बोलना है कोई टेढ़ा पार्ट नहीं है उसमें, सिंपली हॉरिजॉन्टल है, वर्टिकल वाला कोई भी पार्ट नहीं है। इट इज सिंपली हॉरिजॉन्टल डिवाइडेड बाय स्मॉल टी, जो भी टाइम होगा वहां से वहां तक जाने का वो टाइम। अच्छा, क्या आपको ये बात समझ आ रही है कि ए बी बार जो वेक्टर है हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट है, तो फिर मुझे सिर्फ हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी लेनी चाहिए, वी एक्स लेना चाहिए, सिर्फ सिर्फ वी एक्स लेना चाहिए। वी एक्स आई कैप, ये जो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी होती है, इनटू टाइम लेना चाहिए, क्योंकि हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट निकालनी है तो सिर्फ हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी इनटू टाइम लेके आएगा। समझ में आ रहा है, हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट लेनी है, हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट लेनी है तो सिर्फ हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी इनटू टाइम करके आ जाएगा, राइट। वर्टिकल लेने तो वर्टिकल इनटू टाइम करके होगा। तो वी एक्स आई कैप इंटू टी, इस तरीके से देखो, जिस मेथड से मैं पहले समझा रहा हूँ वो मेथड समझिए। तो वी एक्स आई कैप इंटू टी, अब टी टी कैंसिल हो रहा है दोनों साइड पे और आंसर आ रहा है वी एक्स आई कैप। आंसर आ रहा है वी एक्स आई कैप। और वी एक्स आई कैप, वी एक्स क्या रहता है, वी एक्स रहता है वी कॉस थीटा, लेकिन यहाँ थीटा नहीं है, थीटा के बदले क्या है 90 डिग्री माइनस थीटा, आई कैप। तो आंसर इज कमिंग व्हाट, वी साइन थीटा आई कैप। ओके, cos 90 डिग्री माइनस साइन थीटा इज वी साइन थीटा, तो वी साइन थीटा आई कैप, ये इसका परफेक्ट आंसर है इस क्वेश्चन का। okay? क्या ऐसा ऑप्शन है, वेल एग्जैक्टली ऐसा ऑप्शन नहीं है, उन्होंने आई कैप नहीं दिया ऑप्शन में, लेकिन चलो मैग्नीट्यूड वी साइन थीटा दिया है और इन द प्लेन ऑफ द प्रोजेक्शन। तो भैया हमारे प्लेन में तो दो डायरेक्शन है, आई कैप है और जे कैप है। तो हमारा तो ज्यादा एक्यूरेट आंसर हमने लाया है, हमने डायरेक्शन एग्जैक्ट बताइए कि आई कैप डायरेक्शन है, तो जरूर आई कैप डायरेक्शन भी इन द प्लेन है। आई जे विद इन द प्लेन है, के कैप हमारे प्लेन में नहीं है, आई और जे विद इन द प्लेन है, तो फर्स्ट ऑप्शन इसका सही जवाब है। रजिया ने जो लिखा है कमेंट पे, वो अनदर वे टू विजुअलाइज दिस क्वेश्चन है, दैट्स अनदर वे टू विजुअलाइज, दैट इज आल्सो वेरी करेक्ट वे टू विजुअलाइज दिस क्वेश्चन। बट अभी मैंने अलग मेथड से बताया, कि अभी मैंने एक्चुअल फॉर्मूला से बताया, एवरेज वेलोसिटी इज डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो डिस्प्लेसमेंट के फॉर्मूला, डिस्प्लेसमेंट इज प्योरली हॉरिजॉन्टल, तो उस फॉर्मूला से मैंने बताया है। अनदर वे टू विजुअलाइज क्या है कि ए से बी में जाते समय हर पॉइंट पे वेलोसिटी अलग अलग होगी। आपको पता है प्रोजेक्टाइल मोशन है तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट सेम रहता है, वर्टिकल वाला छोटा छोटा होते जाता है, वर्टिकल वाला छोटा छोटा, टॉप पॉइंट पे वर्टिकल होती नहीं है, और आगे जाके वर्टिकल निगेटिव हो जाती है, वर्टिकल डाउनवर्ड्स हो जाती है, निगेटिव हो जाती है। इसका मतलब वर्टिकल जो है वो लेफ्ट साइड में और राइट साइड में की वर्टिकल कैंसिल हो जाएगी।
दैट्स व्हाट रजे इज सेइंग। लेफ्ट साइड और राइट साइड की वर्टिकल कैंसिल हो जाएगी। अगर एवरेज में आप सबको ऐड करते हो तो है ना, एवरेज में क्या हो जाएगा, एवरेज में वर्टिकल कंपोनेंट लेफ्ट और राइट के कैंसिल हो जाएंगे। ओके, वी वाई जो है वो टॉप पॉइंट के लेफ्ट का और टॉप पॉइंट के राइट का पॉजिटिव निगेटिव ऐड करेंगे तो कैंसिल हो जाएगा। तो एवरेज वेलोसिटी प्योरली हॉरिजॉन्टल रहेगी, ये भी बोल सकते, दैट इज अनदर वे टू विजुलाइज। क्लियर हुआ? कोई भी एक मेथड, दोनों मेथड समझना जरूरी नहीं है, कोई भी एक मेथड क्लियर होगी बेटा? कल्पेश ने पूछा था ये सवाल, इज इट क्लियर? यह जो स्मॉल टी टाइम है कौन सा टाइम था? टाइम टू गो फ्रॉम ए टू बी। ओके, ए से बी जाने का टाइम था, वो कंप्लीट टाइम ऑफ फ्लाइट नहीं है ना, उसका आधा है, वो हमने कैलकुलेशन किया नहीं है क्या है, जरूरत नहीं पड़ी क्योंकि वो कैंसिल हो गया। ओके, तो स्मॉल टी जो टाइम था वो कैंसिल ही हो गया ऊपर नीचे। येलो कलर में जो मेथड है उसका क्या है कि येलो कलर में जो मेथड है उसका अगर मैं आपको लिख के दूं तो डायग्राम में जो दिखा है एक्सेलरेशन कांस्टेंट है इस सिचुएशन में। तो जब भी एक्सेलरेशन कांस्टेंट होता है तो एवरेज वेलोसिटी का हम ये भी फॉर्मूला लगा देते हैं कि इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी बाय 2। तो यहाँ पे इनिशियल का क्या मतलब है, ए पॉइंट्स की, ए इनिशियल का मतलब ओरिजिन वाली नहीं है, ए से बी का पूछा ना, तो वेलोसिटी एट ए प्लस वेलोसिटी एट बी डिवाइडेड बाय 2। तो वेलोसिटी एट ए क्या थी, वेलोसिटी एट ए थी यहाँ पे v cos 90 डिग्री माइनस थीटा आई कैप, है ना। cos 90 डिग्री माइनस थीटा की वजह से थोड़ा डायरेक्ट लिख लूं क्या बेटा मैं, cos 90 डिग्री माइनस थीटा की वजह से वो क्या हो रहा था, साइन थीटा बन जा रहा था। तो इस बार वी ए बार क्या है, वी ए बार है वी साइन थीटा आई कैप, नॉट साइन थीटा सॉरी, हाँ वी साइन थीटा, या तो बस ऐसा लिखिए, ऐसा लिखिए, इजी मेथड इज कि उसका कुछ तो भी वी एक्स होगा, वी एक्स आई कैप लिखिए और प्लस वी वाई जे कैप ऐसा लिख दीजिए। लेकिन बी पॉइंट पे जो स्पीड है उसका एक्स कंपोनेंट सेम है लेकिन वाई कंपोनेंट उल्टा है, माइनस वी वाई जे कैप, वो डायग्राम पर से हमको दिख रहा है ना? हमने ये क्लास में डिस्कस भी किया हुआ है कल कि ऐसा आगे पीछे जो है वो वेलोसिटी रिवर्स हो जाती है, उल्टी हो जाती है। तो उसको डिवाइडेड बाय आप 2 कर रहे हो तो घुमा फिरा के आंसर क्या आ रहा है, वी एक्स आई कैप ही आ रहा है, विच इज नथिंग बट वही चीज वापस v cos 90 डिग्री माइनस थीटा मतलब ही v sin थीटा है। ठीक, चलिए तन्वी वीडियो में देख लेना बेटा वापस से, 7:55 को हमने किया था स्टार्टिंग में, यू माइट हैव जॉइन लेट तो वो बाद में देख लो। चलो आगे बढ़ते, एंगल अल्फा। आज का पहला हेडिंग जो मैंने छोटा सा दिया हुआ है इन द टॉपिक नेम इज एंगल अल्फा। क्या कौन सा एंगल अल्फा देखते हैं, पहले बोर्ड पे देख लीजिए। ऐसी हम प्रोजेक्टाइल मोशन स्टडी कर रहे हैं
तो जिसमें ब्लू कलर से मान लो हमने यू बार दिखा दिया है, दिस इज अवर वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी u bar मेकिंग सम एंगल थीटा, ओके। और ये पाथ इस तरीके से जा रहा है, ये पाथ इस तरीके से है, ठीक। तो कुछ पॉइंट्स मैं आपको साइड में लिख दे रहा हूं, देखो आपको समझ में आ रहा है क्या। एट एनी पॉइंट ऑन द पाथ, समझ लीजिए पहले, एट एनी पॉइंट ऑन द पाथ, एट एनी पॉइंट ऑन द पाथ, जो वेलोसिटी होती है उस पार्टिकल की, वेलोसिटी, वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल, velocity of particle is tangential to the curve, tangential to the path, path मतलब यहाँ पे जो कर्व पाथ है, पाथ मतलब यहाँ पे जो कर्व पाथ है, जो पैराबोलिक है, जरूर उसको हम पैराबोला प्रूफ करने वाले हैं आज। तो ये एट एनी पॉइंट ऑन द पाथ वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल इज टेंजेंशियल टू द पाथ। टेंजेंशियल मतलब कैसे, वो एक ही पॉइंट पे टच करते हैं, जैसे यू बार है, तो यू बार जो हमने डायरेक्शन दिखाई हुई है दैट इज ऑलवेज टेंजेंशियल। तो यू बार जो हमने दिखाया हुआ है दैट इज टेंजेंशियल टू थीटा। तो क्या आपको लग रहा है हर पॉइंट पे सेम डायरेक्शन है क्या टेंजेंट की? हर पॉइंट पे टेंजेंट की डायरेक्शन सेम है कि अलग अलग है बेटा? हर पॉइंट पे टेंजेंट की डायरेक्शन अलग अलग है, राइट। जैसे मैं थोड़ी देर बाद आऊं इस पॉइंट पे, देखो तो इस पॉइंट पे टेंजेंट कुछ ऐसी रहेगी, कि लाइक दिस, लाइक दिस, ओके। तो कोई और पॉइंट पे टेंजेंट कोई और अलग रहेगी, okay? अब मैं अल्फा एंगल किस चीज को बोलना चाह रहा हूं, देखिए अगले पॉइंट में मैं लिख रहा हूं, अल्फा इज एंगल ऑफ v bar with x axis, v bar at any given point। सवाल में हमको जो भी पॉइंट बोला जाएगा प्रोजेक्टाइल का, आधे बीच में हो, ऊपर का हो, राइट साइड का हो, लेफ्ट साइड का हो, कहीं पर का भी कोई पॉइंट हमको बोला जाएगा, तो किसी भी एक पर्टिकुलर पॉइंट पर जो वेलोसिटी रहेगी उसका एंगल विथ एक्स एक्सिस जो रहेगा उसको मैं अल्फा बोलूंगा। नोट दैट अल्फा इज डिफरेंट at different points, अल्फा इज डिफरेंट at different points, अलग अलग पॉइंट का अल्फा अलग अलग होगा। ये बात समझ में आ रही? अच्छा, वहां पे वेलोसिटी की वैल्यू भी कुछ अलग होगी, वी बार वैल्यू होगी, यू बार नहीं होगी ना, यू बार अलग होगा, वी बार अलग होगा। जैसे यू के कंपोनेंट में क्या था, यू कॉस थीटा हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट था, और यू साइन थीटा वर्टिकल कंपोनेंट था। लेकिन जहां पे वी बार की बात आ रही है स्टूडेंट्स, जहां पे वी बार की बात आ रही है, तो वी बार का फॉर्मूला हमने हमारे पहले ही लेक्चर में डिराइव कर लिया था। क्या डिराइव किया था, रिमेंबर? मैंने ग्रीन कलर से लिखा करता था, मैं वी बार का फॉर्मूला मैंने कई बार लिखा है, फर्स्ट लेक्चर में और सेकेंड लेक्चर में भी लिखा है, तो मैं उसको ग्रीन कलर से लिखा करता था। वी बार का फॉर्मूला क्या आया था, समथिंग आई कैप प्लस समथिंग जे कैप, ऐसा आया था। तो आई कैप में आया था यू कॉस थीटा, और जे कैप में आया था यू साइन थीटा माइनस जी टी, करेक्ट। यू साइन थीटा माइनस जी टी। क्या डाउट है बेटा, पूछो ना, डाउट है तो तुरंत पूछो। जय कुमार, क्या क्वेश्चन है? व्हाट विल बी अल्फा एट टॉप मोस्ट पॉइंट, बताइए। बाकी स्टूडेंट्स जवाब दीजिए। जय कुमार का सवाल है कि टॉप मोस्ट पॉइंट पे अल्फा क्या होगा, बताइए। इजी सवाल है, इजी जवाब दे दीजिए। टॉप मोस्ट पॉइंट पे अल्फा क्या होगा? 0 डिग्री होगा, करेक्ट, क्योंकि टॉप मोस्ट पॉइंट पे वेलोसिटी हॉरिजॉन्टल है, तो हॉरिजॉन्टल का एंगल विद एक्स एक्सिस खुद का खुद एक्सिस के साथ कोई एंगल नहीं होता है, तो टॉप मोस्ट पॉइंट पे अल्फा 0 हो जाएगा, करेक्ट बात है। तो ये सवाल अच्छा पूछा है, तो मैं नोट में भी लिख के देता हूँ चाहिए आपको तो। अच्छा, ये जो अल्फा है ना, इसको हम एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में एंगल लेंगे, ऐसा, ओके। एंटी क्लॉकवाइज, एक्स एक्सिस से एंटी क्लॉकवाइज घूमेंगे। तो आपको बता दूं कि एट टॉप मोस्ट पॉइंट अल्फा क्या हो जाएगा,
0 हो जाएगा एंड बिफोर टॉप मोस्ट पॉइंट, बिफोर टॉप मोस्ट पॉइंट अल्फा विल बी पॉजिटिव एंगल, और आफ्टर टॉप मोस्ट पॉइंट, आफ्टर टॉप मोस्ट पॉइंट अल्फा जो होगा वो निगेटिव एंगल होगा। क्यों? क्योंकि वो क्लॉकवाइज हो जाएगा। जो टेंजेंट, जो वेलोसिटी रहेगी वो डाउनवर्ड रहेगी। वेलोसिटी डाउनवर्ड रहेगी तो इसका मतलब क्या है, ये जो अल्फा हो जाएगा ये क्लॉकवाइज एंगल हो जाएगा। एक्स एक्सिस के से आप वी बार की तरफ जब जाएंगे तो ये जो अल्फा होगा, ये अल्फा यहाँ पे निगेटिव अल्फा हो जाएगा। यहाँ पे जो अल्फा है हमारा शुरू में वो पॉजिटिव अल्फा है, इन द सेंस एक्स एक्सिस से एंटी क्लॉकवाइज जाके वो अल्फा मिल रहा है। लेकिन राइट साइड में टॉप पॉइंट के बाद में जो है वो एक्स एक्सिस से राइट में झुक के, म्हणजे क्लॉकवाइज झुक के अल्फा मिल रहा है। जब भी अल्फा क्लॉकवाइज झुकने से मिलेगा, वापस ध्यान से देखो केयरफुली, मैं बारीक लाइन से आपको वहां डायग्राम निकाल के दे रहा हूं। ये ऐसा यहाँ पे वी बार है, तो ऐसे आपको क्लॉकवाइज झुकना पड़ रहा है। तो जब भी क्लॉकवाइज झुकना पड़ेगा तो एंगल विल बी निगेटिव, मतलब नीचे झुकना पड़ रहा है। इन शॉर्ट एक्स एक्सिस से आपको नीचे झुकना पड़ रहा है, करेक्ट। टॉप पॉइंट के बाद जो है वो टेंजेंट की डायरेक्शन के लिए आपको एक्स एक्सिस से नीचे झुकना पड़ रहा है, इसलिए उस अल्फा एंगल को निगेटिव एंगल करके ट्रीट करेंगे। आई बात समझ में? ठीक है। सर सेकेंड नहीं होता क्या पाथ का कोई? सेकेंड तो होगा ना, कॉर्ड होती तो सेकेंड भी होती है हमेशा, है ना। सेकेंड जो होती है 2 पॉइंट पे कट करेगी। सेकेंड मतलब क्या होता है, अगले पेज पे देखिए, कोई भी कर्व होगा बेटा, सर्कल हो कि कोई आड़ा टेढ़ा पैराबोला हो कि कुछ भी हो, अगर ऐसा कुछ है तो अगर 2 पॉइंट को ज्वाइन करते हैं हम तो उसको क्या बोलते हैं, 2 पॉइंट को ज्वाइन करने वाले सेगमेंट को क्या बोलते हैं, कॉर्ड बोलते हैं, बराबर। और वो पूरी लाइन अगर ड्रॉ करे तो उसी को क्या बोलते हैं, उसी को बोलते हैं सिकेंट, उसी को बोलते हैं सिकेंट। सिकेंट इज अ लाइन विच कंटेन्स द कॉर्ड। लेकिन अगर कोई ऐसी लाइन है जो कि 2 पॉइंट पे कट नहीं कर रही है, एक ही पॉइंट पे कट करे, तो इसको क्या बोलते हैं, टेंजेंट बोलते हैं। तो दिस इज डिफरेंस बिटवीन टेंजेंट, सिकेंट एंड कॉर्ड। जैसा सर्कल के लिए वैसा ही है दुनिया के कोई भी कर्व के लिए। कॉर्ड मतलब एक सेगमेंट होता है 2 पॉइंट ऑन द कर्व को ज्वाइन करने वाला, उसमें की लाइन को सिकेंट बोलते हैं, और जो एक ही पॉइंट पे टच करके जाती है उस लाइन को टेंजेंट बोलते हैं। तो ये चीजें वैसी ही है जैसे सर्कल में हुआ करती थी, उसी तरीके से सिमिलर थिंग्स। ओके, अच्छा, अब आइए ग्रीन कलर की चीज पे वापस, ग्रीन कलर की चीज पे आइए वापस। तो पहला जो ब्रैकेट है इसको वेलोसिटी का हम एक्स कंपोनेंट बोलेंगे, और जो दूसरा ब्रैकेट है उसको वेलोसिटी का वाई कंपोनेंट बोलेंगे, वेलोसिटी का वाई कंपोनेंट बोलेंगे। तो टोटल इसका मैग्नीट्यूड अगर मुझे निकालना था, तो आपने ऐसे भी क्वेश्चन क्लास में किए होते, इसका मैग्नीट्यूड निकालना था तो उसको v बोलते थे, वो निकालेंगे अंडर रूट ऑफ वी एक्स स्क्वायर प्लस वी वाई स्क्वायर, अंडर रूट ऑफ वी एक्स स्क्वायर प्लस वी वाई स्क्वायर। ठीक है, तो डायग्राम में मैं देखो आपको वापस से एक बार ये v निकाल के देता हूँ, ये अल्फा निकाल के देता हूँ साइड में। तो आप समझ लीजिए ये जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है ये वी एक्स है, और ये जो वर्टिकल कंपोनेंट है ये वी वाई है। okay? क्या आपको मेरे ये नए डायग्राम पर से, ग्रीन डायग्राम पर से ये भी समझ आ रहा है कि वी एक्स को ही हम वी कॉस अल्फा भी लिख सकते हैं, और वी वेक्टर का कंपोनेंट लेने के मेथड से, और वी वाई को ही वी साइन अल्फा भी लिख सकते हैं। वी एक्स को वी कॉस अल्फा और वी वाई को क्या लिख सकते हैं, वी साइन अल्फा भी लिख सकते हैं। ओके, तो इसी चीज को हम लिख देंगे v इंटू कॉस अल्फा, और वर्टिकल को लिख देंगे v इंटू साइन अल्फा। ठीक है, okay? तो अल्फा निकालने का एक फेमस तरीका क्या है पता है क्या? अल्फा की वैल्यू अगर आपको कहीं पे पूछी है तो वो निकालने का फेमस तरीका क्या है, एक फेमस तरीका है ये, कि आप ले लीजिए वी वाई और वी एक्स का रेशो ले लीजिए। ध्यान से देखना बेटा, वी वाई और वी एक्स का रेशो ले लीजिए। वी वाई और वी एक्स का रेशो क्या आ रहा है देखिए, तो वी वाई और वी एक्स का रेशो, वी वाई को लिख सकते हैं वी साइन अल्फा, और वी एक्स को लिख सकते हैं वी कॉस अल्फा। तो वी कैंसिल होकर आपको रेशो क्या मिल रहा है, टैन अल्फा मिल रहा है। देयरफॉर अल्फा एंगल का फॉर्मूला क्या हो गया,
tan इनवर्स ऑफ वी वाई बाय वी एक्स। ठीक है, अल्फा एंगल का फॉर्मूला बन गया, अल्फा एंगल का फॉर्मूला बन गया tan इनवर्स ऑफ वी वाई अपॉन वी एक्स। चाहो तो इसे ऐसा भी लिख सकते हैं, tan इनवर्स ऑफ वी वाई की वैल्यू लिख दीजिए। वी वाई की वैल्यू क्या है? वी वाई की वैल्यू है u साइन थीटा माइनस जी टी, और वी एक्स की वैल्यू है नीचे u cos थीटा। तो ये एक चीज है, इसको हम वापस से बॉक्स कर सकते हैं और इसको याद करना है। अगर अल्फा निकालने को बोला हमको, तो अल्फा निकालने का ये एक अच्छा तरीका है, ये एक फेमस तरीका है। ठीक है, यस लिख लीजिए। हाँ बेटा साक्षी, ये वेक्टर्स चैप्टर में जैसा था वही है। कोई भी ऐसे रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स लेते समय एक्स एक्सिस के साथ जो एंगल है उसका कॉस कंपोनेंट, और वाई वाला जो है वो साइन वाला कंपोनेंट होता है। तो वेक्टर चैप्टर इसीलिए पढ़ा है हमने, कोई टाइम पास के लिए नहीं पढ़ा है। जो भी अगले चैप्टर में आएगा वो पिछले पिछले चैप्टर का हेल्प लेते लेते आगे बढ़ते जाता है। सो इट इज वेरी क्रूशल कि आप पहले के चैप्टर समझ के रखो। चलो लिख लीजिए, लिख लीजिए, लिख लीजिए। भूलना नहीं, अल्फा बदलते जाएगा, हर पॉइंट का अल्फा बदलते जाएगा। इसीलिए अल्फा के फॉर्मूला में टाइम भी आ रहा है, देखिए फाइनली अल्फा के फॉर्मूला में टाइम भी आ रहा है, अलग अलग टाइम पे आंसर अलग अलग आएगा। डन एवरीवन, चलो ठीक है। एक क्वेश्चन बना के ले हम इस पे, हम अपना खुद ही क्वेश्चन बना लेते हैं इस पे।
देखिए 60 डिग्री से एक प्रोजेक्टाइल फायर की है, इसकी यू वैल्यू है अगेन मान लो कुछ 30 मीटर पर सेकेंड, यू वैल्यू इज 30 मीटर पर सेकेंड। फाइंड अल्फा एट टाइम इज इक्वल टू नहीं रुकिए 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 रुकिए, बहुत सारी चीजें आपको पूछूंगा। पहले तो आप टाइम ऑफ फ्लाइट इसका फाइंड कीजिए, कैपिटल टी कितना आता है ये फाइंड कीजिए। सबसे पहले टाइम ऑफ फ्लाइट फाइंड कीजिए, सबसे पहले टाइम ऑफ फ्लाइट फाइंड कीजिए इस प्रोजेक्टाइल का, और मुझे आंसर बताइए, उससे मैं अगला क्वेश्चन आपको बना के दूंगा। टाइम ऑफ फ्लाइट इसका क्या आ रहा है देखिए। Do the calculations and tell me the answer. 3√3 seconds, 3√3 seconds, 3√3 seconds मतलब अप्रोक्सीमेटली कितना आएगा वो 5.2 के आसपास है ना। वो √3 की वैल्यू अप्रोक्स पुट करेंगे तो 5.2 सेकेंड्स के आसपास है ना। अच्छा, सेकेंड सवाल मेरा है, तो फिर देखो ऊपर जाने को कितना टाइम लगेगा, टोटल टाइम 5.2 सेकेंड है, तो ऊपर जाने को आधा टाइम लगेगा, दैट इज अप्रोक्स 2.6 सेकेंड्स, और नीचे आने को भी लगेगा। तो tan अल्फा मैं आपको पूछ रहा हूँ at 2 second, and I'm also asking you tan alpha at 3 second। ठीक है, या दोनों सवाल में अल्फा का वही मीनिंग है, अल्फा इज एंगल ऑफ वो वेलोसिटी विथ एक्स एक्सिस, अल्फा इज वहां का एंगल ऑफ वेलोसिटी विथ एक्स एक्सिस। तो सेकेंड सवाल का जवाब बताइए निकाल के। 30 into √3/2 minus 10 into 2 divided by 30 into ½ 3√3 - 4 / 3। ओके, अप्रोक्स डेसिमल में फाइंड कीजिए, अप्रोक्सीमेटली डेसिमल में फाइंड कीजिए, अप्रोक्सीमेटली अप्रोक्सीमेटली 5.2 - 4, यस वेरी गुड, 0.4। ठीक है, tan अल्फा इज अप्रोक्सीमेटली 0.4, बिल्कुल करेक्ट आंसर। अगले क्वेश्चन का देखिए, उसी मेथड से मैं थोड़ा डायरेक्ट लिख रहा हूँ। टाइम इस बार 2 सेकेंड ना होके 3 सेकेंड है, तो आपको आंसर क्या मिल रहा है, 3√3 माइनस 6/3 मतलब √3 - 2, √3 - 2।
√3 -2, which is approximately -0.27। निगेटिव आंसर आ रहा है। टाइम दोनों जगह पे अलग अलग है, 3 सेकेंड तो ये यहाँ पे 3, 2 सेकेंड्स तो यहाँ पे 2। फॉर्मूला में टाइम आता है। नहीं, डेसिमल में निकालना हमेशा मस्ट नहीं होता। मैंने यहाँ आपको इसलिए निकाल के बताया ताकि आपको पता चले कौन सी वैल्यू पॉजिटिव है, कौन सी वैल्यू निगेटिव है। बस ये बताना चाहता था कि 2 सेकंड पे पॉजिटिव आ रहा है, 3 सेकंड पे निगेटिव आ रहा है इस सवाल में, बस इतना मुझे बताना था, इसलिए मैंने डेसिमल अप्रॉक्स करवाया। पॉजिटिव निगेटिव समझना आपको जरूरी है, क्योंकि कब अल्फा पॉजिटिव है कब अल्फा निगेटिव है ये समझ आएगा उससे। यहाँ पे क्यों 2 सेकंड का पॉजिटिव 3 सेकंड का निगेटिव है ये मुझे समझाना था, क्योंकि टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट 5.2 सेकंड आ रहा है, मतलब इसका आधा टाइम के पहले तक पॉजिटिव एंगल आएगा और आधे टाइम बाद पे निगेटिव एंगल आएगा, राइट? जो कि हमें आना चाहिए था, तो वो आ रहा है, वो बस मुझे समझाना था आपको। ठीक है, चलो। ऑब्वियसली √3 की वैल्यू 1.732 होती है, मैंने 1.73 तक लिया है, मान लो अप्रॉक्स यहाँ पे, इस हिसाब से कैलकुलेशंस किए। एक और क्वेश्चन करा रहा हूं मैं आपको इस पे, बहुत सुंदर से अच्छा सा क्वेश्चन करेंगे। वैल्यूज मान लो मैं वही ले रहा हूं जो पिछले सवाल में हमने ली है, सेम वैल्यूज आई एम टेकिंग। u इज 30 मीटर पर सेकेंड, ठीक है, ये 60 डिग्रीज। अभी प्रोजेक्टाइल ऐसी जाएगी 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 यहाँ पे, है ना, इस तरीके से। बीच में एक ऐसा कहीं तो पॉइंट आ सकता है जहां पे ये अल्फा एंगल बनाते हैं, और अल्फा का एंगल आपको आंसर दिया 30 डिग्री। ठीक है, मान लो इस पॉइंट का नाम है पी। तो आपको पूछा हुआ है v एट पॉइंट पी, वेलोसिटी एट पॉइंट पी क्या है। अगर आपको दिया है कि एट पॉइंट पी अल्फा की वैल्यू 30 डिग्रीज है, तो ट्राई टू सॉल्व दिस क्वेश्चंस।
ट्राई ट्राई, कुछ 2 मिनट और ट्राई कीजिए, फिर मैं बताता हूँ। अगर आपको नहीं आया तो, आया तो भी बताऊंगा, आपको नहीं आया तो भी बताऊंगा, कोई टेंशन नहीं है। पूरी थ्योरी आपके पास है, सोचिए कैसे भी निकाल सकते हो आप। आपको क्वेश्चन में यू भी दिया है, थीटा भी दिया है, अल्फा भी दिया है। यू, थीटा, अल्फा, ये तीनों वैल्यूज गिवन है क्वेश्चन। वी फाइंड करना है, ठीक है। वी, वी मतलब बेटा देखो, वेक्टर नहीं है ना, वी बार नहीं बोला है, मतलब सिर्फ मैग्नीट्यूड वी फाइंड। चलो, ये जो सुष्मिता ने जवाब दिया, दैट इज टेम्पटिंग मी टू अपडेट द क्वेश्चन, दैट इज टेम्पटिंग मी टू अपडेट द क्वेश्चन। मैं 2 सवाल पूछ लेता हूँ उसमें, वी भी पूछ लेता हूँ और बाद में वी बार भी पूछ लेता हूँ। चलो ठीक है भाई, दोनों सवाल, दोनों दोनों जवाब हम निकालेंगे, वी एंड वी बार। गौरव, तूने क्या निकाला है? तूने कुछ तो भी कॉस थीटा कुछ कुछ किया है, क्या निकाला है? ना मैंने यहाँ पे सवाल में वी पूछा है, तो पिछले सवाल जैसा ही इसमें सॉल्व कर रहा है। ये क्वेश्चन थोड़ा अलग है, इसमें वेलोसिटी निकालनी है, तो मीटर पर सेकेंड में कुछ जवाब आएगा। 30√3 मुझे गलत जवाब लग रहा है स्टूडेंट्स। 30√3 मुझे इसलिए गलत जवाब लग रहा है क्योंकि हमें पता है प्रोजेक्टाइल की स्पीड ऊपर ऊपर कम होते जाती है, तो अगर इनिशियल स्पीड 30 है तो ऊपर जाते जाते स्पीड आपकी 30 से ज्यादा कैसे आ गई? 30√3 30 से ज्यादा आ गई, ये तो गलत हो गया। 30 से ज्यादा आंसर नहीं आना चाहिए। ओके, यस, नाउ सुष्मिता का जवाब सही है। पहले सवाल का, आर्या का भी सही है। गुड, सुपर मस्त क्वेश्चन। मैंने आपको ट्विस्टफुल इंटरेस्टिंग क्वेश्चन मैं आपको क्लास में बना के दिया करता हूँ। देखिए पहला वाला कैसे सॉल्व करेंगे। आप अगर वापस थ्योरी पे आके देखते हैं ना बच्चों, तो यू विल ऑब्जर्व कि सबसे बहुत आसान चीज क्या है। देखो ये चीज बहुत आसान है, क्योंकि प्रोजेक्टाइल में ये एक्स कंपोनेंट है, कभी बदलता नहीं है ना, ये तो कांस्टेंट रहता है। हमने पहले दिन की थ्योरी में भी लिखा है, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट जो रहता है वो कांस्टेंट रहता है, वो बदलता ही नहीं है। यही चीज मैं यहाँ वापस लिखना चाहूंगा कि वी नो दैट Vx is equal to Ux is equal to U cos theta remains constant in projectile motion। ठीक है, बदलता ही नहीं है, क्योंकि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई एक्सेलरेशन नहीं है। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ओनली डाउनवर्ड्स है, वाई डायरेक्शन में है, इसलिए वाई डायरेक्शन की स्पीड बदलती रहती है, लेकिन एक्स डायरेक्शन की नहीं बदलती। एक्स डायरेक्शन का रिमेन्स कांस्टेंट। देयरफॉर कैन आई राइट वी कॉस अल्फा जो होगा वही यू कॉस थीटा होगा। दिस इज अ सुपर्ब अंडरस्टैंडिंग इफ यू अंडरस्टैंड दिस। v का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट और u का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट सेम ही होगा। दैट इज vx ही ux है, vx ही ux है। तो vx को v cos अल्फा लिख सकते हैं, ux को u cos थीटा लिख सकते हैं, तो दोनों के दोनों सेम ही है, दे डोंट चेंज, राइट। देयरफॉर अब बस वैल्यूज पुट कर दीजिए। अब v हमें पता नहीं है, cos अल्फा हो गया cos 30 डिग्री, u हमें पता है 30 मीटर पर सेकेंड, एंड cos 60 डिग्री। बस वैल्यू पुट कर दीजिए, v इंटू √3/2 इज इक्वल टू 30 इंटू हाफ। तो यू आर गेटिंग v का आंसर एज 30/√3, दैट इज 10 इंटू 3 30/√3,
which can also be simplified as 10 root 3 meter per second. Okay. That is the answer of first question. ये सुपर 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 इंपॉर्टेंट स्टेप है। ओके, इस पे कई एग्जाम्स में क्वेश्चन भी पूछे गए, कई एग्जाम्स में। हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी कांस्टेंट रहती है इस कॉन्सेप्ट के बेसिस पे। चलो सेकेंड पार्ट देखते हैं। अब सेकेंड पार्ट कर लोगे? सेकेंड पार्ट आर्या ने भी आई बिलीव सही निकाला है, जो सुष्मिता ने निकाला था वही है। बाकी और स्टूडेंट्स भी हिम्मत कर पाएंगे सेकेंड वाला निकालने की। अब वी बार पूछ दिया मैंने, वी बार पूछा मतलब क्या होगा, वी एक्स आई कैप प्लस वी वाई जे कैप। देखो यार टाइम नहीं दिया है, टाइम दिया होता तो आप टाइम वाला फॉर्मूला यू साइन थीटा माइनस जी टी वगैरह वगैरह यूज कर, लेकिन टाइम नहीं दिया है। तो इस बार आप वी एक्स को क्या लिखेंगे, वी कॉस अल्फा आई कैप प्लस वी वाई को लिखेंगे वी साइन अल्फा। अब तो आप खुश हो जाना चाहिए, वी तो आपने निकाल के रखा है और अल्फा तो क्वेश्चन में ही दिया था, तो हो गई ना कहानी खत्म। ये वी आपने निकाला है और अल्फा क्वेश्चन में ही दिया है, बस वैल्यूज पुट कर दीजिए। कॉस 30 डिग्री यूज करना, 60 डिग्री अल्फा नहीं है, 60 डिग्री थीटा है। तो हमें अल्फा यूज करना है। यस, आंसर इज 15 आई कैप प्लस 5 रूट 3 जे कैप। दिस इज द आंसर। वही 5 रूट 3 मतलब 15/√3, 15/√3। कुछ लोगों ने, बहुत लोगों ने जवाब में 15/√3 लिखा है, वो 15/√3 ही 5 रूट 3 है। किसी ने कोई और अलग तरीके से भी सॉल्व कर सकते हैं। वी निकाला किसी ने पाइथागोरस से, √(v(x)² प्लस (v(y)² से आपने वी एक्स यूज किया होगा, फिर वी वाई निकाला होगा, ऐसा भी कर सकते। बहुत तरीके से आप घुमा फिरा के क्वेश्चन को आप कर सकते। एक बार बेसिक कॉन्सेप्ट ध्यान आ गया, पकड़ लिया आपने, फिर उसके बाद कई तरीके से आप आंसर ला सकते हो। इज इट क्लियर बेटा एवरीवन हियर? आई होप यू आर नोटिंग डाउन आल्सो केयरफुली। पहले सवाल का जवाब देखो, लेस देन यू आया है एज एक्सपेक्टेड। यू से कम आता है। हम सीख चुके हैं कि प्रोजेक्टाइल में यू, प्रोजेक्टाइल में स्पीड मैक्सिमम होती है इनिशियल पॉइंट पे और एकदम फाइनल पॉइंट पे। बाकी ऊपर जाते जाते स्पीड कम होती जाती है, तो वी का आंसर यू से कम आना चाहिए था, जो कि बिल्कुल आया है।
बढ़े आगे। चलिए, नाउ इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी, ये एक कॉन्सेप्ट है जिसपे भी एग्जाम्स में यू विल फाइंड क्वेश्चंस। वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द सिलेबस, इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी। पहले मैं आपको मीनिंग समझा दूं। ये जो वर्ड ट्रैजेक्टरी होता है, ये कोई कुछ नई बात नहीं है, हम सब जानते हैं। ट्रैजेक्टरी का सिंपल रास्ता है, मतलब है रास्ता, पाथ। ट्रैजेक्टरी मतलब जस्ट पाथ। सिंपलेस्ट वर्ड्स में बताया जाए तो ट्रैजेक्टरी मतलब पाथ। जिस रास्ते से वो प्रोजेक्टाइल जा रहा है, वो मतलब जो यहाँ पे आपको रास्ता दिखा ना, कर्व्ड पाथ, वही उसको ट्रैजेक्टरी कहा जाता है। ओके, ट्रैजेक्टरी थोड़ा सा ज्यादा, जैसे हिंदी मराठी में भी अपन कभी कभी बोली भाषा के वर्ड यूज करते हैं, कभी कभी बहुत ज्यादा शुद्ध शब्द यूज करते हैं। शुद्ध शब्दों का हम इस्तेमाल करते हैं। तो फिर ये पाथ हो गया नॉर्मल वर्ड, और अति शुद्ध शब्द आपको इंग्लिश वर्ड चाहिए उसके लिए, तो ट्रैजेक्टरी है। सो दैट इज द मीनिंग ऑफ ट्रैजेक्टरी। सो इक्वेशन ऑफ द पाथ। अब यहाँ पे जो प्रोजेक्टाइल का पाथ है वो क्या है, यहाँ पे प्रोजेक्टाइल का पाथ क्या है, उसका हमें बनाना है इक्वेशन। इक्वेशन किस चीज में होता है? इक्वेशन होता है एक्स और वाई के बीच में। इक्वेशन होता है एक्स और वाई के बीच में। तो हाउ डू वी फाइंड एक्स और वाई के बीच में इक्वेशन? वेल, आपको मैं कुछ चीजें वापस से याद करके लिख के देता हूं। देखो, हम जब वी बार लिखते थे तो समथिंग आई कैप और समथिंग जे कैप, ये बार बार हमने लिखा हुआ है, याद किया हुआ है। और जब मैं डिस्प्लेसमेंट लिखा करता था, रेड कलर से लिखा था, वो भी समथिंग आई कैप और समथिंग जे कैप में होता है। यस, इन चीजों को क्या लिखा था हमने, दिस वेलोसिटी में तो यू कॉस थीटा आई कैप, और यहाँ पे यू साइन थीटा माइनस जी टी जे कैप। और डिस्प्लेसमेंट में हमारा आया था यू कॉस थीटा इंटू टी आई कैप, और यहाँ पे आया था यू साइन थीटा टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। इसी को हम लिखते थे यहाँ पे वी एक्स, इसी को हम लिखते हैं वी वाई, इसी को हम लिखते थे एस एक्स, इसी को हम लिखते थे एस वाई। एंड आपको ये भी याद होगा, किसी सवाल में मैंने होमवर्क सवाल में दिया था, कई बार डिस्प्लेसमेंट इन एक्स डायरेक्शन को ही डायरेक्टली आप एक्स कोऑर्डिनेट भी लिख सकते हो, और डिस्प्लेसमेंट इन वाई डायरेक्शन डायरेक्टली वाई कोऑर्डिनेट भी लिख सकते हो। क्यों? क्योंकि हम स्टार्टिंग हमेशा ओरिजिन से लेते हैं। स्टार्टिंग पॉइंट हमेशा ओरिजिन से लेते हैं। स्टार्टिंग पॉइंट हमेशा ओरिजिन से लेते हैं। ठीक है, तो यही x हो गया और यही y हो गया। तो अब देखिए, मैं वापस से ये इक्वेशंस लिख लूं क्या? x और y के इक्वेशंस लिख लूं क्या? x और y के इक्वेशंस लिखूं। x इज इक्वल टू, x क्या है, u cos थीटा इंटू टी, और y है u साइन थीटा इंटू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। दोनों में राइट साइड में देखो टाइम पे डिपेंडेंस है, कहीं टाइम आ रहा है, कहीं टाइम का स्क्वायर आ रहा है। एक्स के भी फॉर्मूला में टाइम आ रहा है, वाई के भी फॉर्मूला में टाइम आ रहा है। जैसे वी वाई के फॉर्मूला में भी टाइम आता है, सिर्फ वी एक्स के फॉर्मूला में टाइम नहीं आता है, तो उसको हम बोलते हैं कि वो कांस्टेंट था करके। यू रिमेंबर दिस थिंग, वी एक्स इज कांस्टेंट, बाकी सब में टाइम आता है। अच्छा, नाउ हमें इक्वेशन चाहिए। फिर से हेडिंग पे जाइए, इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी चाहिए। जैसे भी मैथ्स में इक्वेशन हम फाइंड करते हैं, स्ट्रेट लाइन हो या कोई कर्व हो, इक्वेशन फाइंड करता है मतलब एक्स और वाई में हमें संबंध फाइंड करना है। हमें एक्स और वाई में संबंध फाइंड करना है, तो एक्स और वाई में संबंध फाइंड करने के लिए हमें टाइम नहीं चाहिए, एक्स और वाई ही चाहिए। सिर्फ टाइम की वैल्यू नहीं चाहिए, इक्वेशन में टाइम नहीं आना चाहिए, सिर्फ एक्स और वाई आना चाहिए। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, टाइम की टर्म गायब करनी पड़ेगी। तो टाइम की टर्म कैसे गायब कर सकते हैं? मान लो इन इक्वेशंस को मैंने फर्स्ट इक्वेशन सेकेंड इक्वेशन बोल दिया, तो व्हाट वी कैन डू इज फाइंड टी की वैल्यू, फाइंड टी फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन एंड पुट इन सेकेंड इक्वेशन।
ये बात समझ आ रही है? टाइम की वैल्यू हम फर्स्ट इक्वेशन से आसानी से फाइंड कर सकते हैं, और वही वैल्यू मैं सेकेंड इक्वेशन में पुट कर दूंगा तो टाइम गायब हो जाएगा और सब कुछ वाई और एक्स में रिलेशन मिल जाएगा। करेक्ट? चलो करके देखते हैं, करके देखते। देयर फोर, देखो सेकेंड इक्वेशन में पुट करना है तो सेकेंड इक्वेशन लिखो, y इज इक्वल टू यू साइन थीटा। क्या आ रही है टाइम की वैल्यू पहले इक्वेशन से? x डिवाइडेड बाय यू कॉस थीटा, है ना? x डिवाइडेड बाय यू कॉस थीटा। अच्छा, वापस से माइनस हाफ जी टाइम का स्क्वायर, तो टाइम की वैल्यू x डिवाइडेड बाय यू कॉस थीटा। चलिए सॉल्व करें थोड़ा सा, सॉल्व करें थोड़ा सा। y इज इक्वल टू, क्या हो रहा है पहली टर्म में? कुछ कैंसिल हो रहा है पहली टर्म में, कुछ कैंसिल हो रहा है? क्या कैंसिल हो रहा है? u और u कैंसिल हो रहा है, तो साइन थीटा डिवाइडेड बाय कॉस थीटा क्या होता है? टैन थीटा। तो पहली टर्म बन गई x टैन थीटा, पहली टर्म बन गई x टैन थीटा। दूसरी टर्म में क्या बनेगा? माइनस, देखो ऊपर है g है, ऊपर है x का भी स्क्वायर है, 2 नीचे है, u का स्क्वायर भी नीचे है, और cos स्क्वायर थीटा भी नीचे है। अब क्या हमारा पूरा इक्वेशन बन गया विदाउट टाइम? टाइम को हमने हटा दिया इक्वेशन में से, टाइम हट गया क्योंकि टाइम चेंज होते रहता है, राइट? तो टाइम बदलते रहता है, टाइम हर एक का बदलता है लाइफ में। तो प्रोजेक्ट एल का भी टाइम बदल रहा है, 0 सेकेंड से 1 सेकेंड 2 सेकेंड, टाइम बदलते रहता है। तो हमने टाइम हटा दिया इक्वेशन में से, और बदलते एक्स और बदलते वाई में संबंध फाइंड कर दिया। बाकी लोग तो कांस्टेंट है, थीटा कांस्टेंट है बेटा, थीटा बदलता नहीं है, थीटा इनिशियल वाला एंगल रहता है, तो थीटा कांस्टेंट है, यू कांस्टेंट है इनिशियल स्पीड, जी कांस्टेंट है। तो हमारा y और x में रिलेशन बन गया, y और x में रिलेशन बन गया। दिस इज इक्वेशन ऑफ पाथ, यही रास्ते का इक्वेशन है, यही उसके पाथ का इक्वेशन है, इसी को इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी बोलते हैं। क्या इसमें लीनियर टर्म आई है कि स्क्वायर वाली टर्म आई है ओवरऑल? वेल, स्क्वायर वाली टर्म आई है, बिकॉज स्क्वायर वाली टर्म आई है तो ये इक्वेशन क्या रिप्रेजेंट करना चाहिए? दिस इक्वेशन रिप्रेजेंट्स पैराबोलिक पाथ। अब प्रूव हुआ, अब आज प्रूव हुआ। जो आप पहले दिन से मंडे से सोच रहे थे कि सर ये पैराबोला दिख रहा है, लेकिन हमें कंफर्म मतलब प्रूव नहीं किया था हमने, तो अब प्रूव हुआ, बिकॉज y इन टर्म्स ऑफ x का स्क्वायर आया, तो इट इज पैराबोलिक पाथ। नॉट जस्ट पैराबोलिक पाथ, बट आप एक और चीज ध्यान देखिए कि एक्स स्क्वायर के बाजू में जो कोएफिशिएंट है, एक्स स्क्वायर के बाजू में जो कोएफिशिएंट है पूरा का पूरा, क्या ये पॉजिटिव कोएफिशिएंट है कि निगेटिव कोएफिशिएंट है? क्या ये पॉजिटिव कोएफिशिएंट है कि निगेटिव कोएफिशिएंट है? ये निगेटिव कोएफिशिएंट है, इसीलिए पैराबोलिक पाथ ये अपवर्ड पैराबोला रहेगा कि डाउनवर्ड पैराबोला रहेगा? डाउनवर्ड पैराबोला रहेगा, डाउनवर्ड पैराबोला रहेगा, ठीक है? डाउनवर्ड, जैसे कि हम जानते हैं वेरी मच कि ऐसा पैराबोला अपवर्ड होता है, इसको अपवर्ड बोलते हैं, और ऐसा वाले को डाउनवर्ड बोलते हैं। ओके, तो इस केस में अपना पैराबोला डाउनवर्ड आ रहा है, जो कि हम पहले दिन से निकाल ही तो रहते। हमारी डायग्राम हम ऐसे ही नहीं क्या निकाल रहे थे, हमारी डायग्राम हम ऐसे ही निकाल रहे थे। ओके, ये ओरिजिन लेके, ये एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस लेके हम हमारी डायग्राम यही निकाल रहे। तो कोई भी पॉइंट है, पॉइंट का नाम एक्स कॉमा वाई, और एक्स और वाई का संबंध हमने निकाल लिया, मतलब ये ट्रैजेक्टरी का इक्वेशन निकाल लिया। लिख लीजिए बेटा, इस पे के सवाल कैसे आते हैं हम देखेंगे, इतनी थ्योरी लिख लीजिए। somebody is asking sir, कॉनकेव एंड पैराबोला में डिफरेंस कैसे बताएंगे?
नहीं, कॉनकेव ये किसी शेप का नाम नहीं है। कॉनकेव ये कॉन्वेक्स, ये एक डिस्क्रिप्शन है। जैसे कि आपका इस सवाल के लिए क्विकली अगले पेज पे देखिए, जल्दी जल्दी अगले पेज पे क्विकली देखिए। दुनिया की कोई भी चीज जो रहेगी, तो उसका ये जो अंदर का पार्ट रहेगा, ये जो अंदर का पार्ट रहेगा, ये कॉन्वेक्स रहेगा ना, कॉन्वेक्स रहेगा। और बाहर का जो पार्ट है ये ऐसा वाला, ये कॉनकेव रहेगा। ठीक है, तो किसी भी चीज का रहेगा, किसी भी चीज का, सिर्फ पैराबोला का नहीं। दुनिया ऐसा अगर कोई रास्ता है, टेढ़ा टेढ़ा रास्ता जा रहा है, ओके, तो ये टेढ़ा रास्ता जा रहा है, तो इसको क्या बोलेंगे, ये कॉन्वेक्स पार्ट है। ओके, लेकिन ये कॉनकेव पार्ट है। कॉनकेव के उल्टा यहाँ पे से कॉन्वेक्स दिखेगा, और जो कॉन्वेक्स का उल्टा अंदर से देखेगा तो कॉनकेव दिखेगा। तो दुनिया के हर कर्व को कॉन्वेक्स पार्ट होता है और कॉनकेव पार्ट होता है। उल्टा कर दिया क्या मैंने? क्या मैंने ऊपर उल्टा लिख दिया? कॉन्वेक्स और कॉनकेव, मैंने कहीं तो उल्टा लिख दिया। ऊपर उल्टा लिख दिया मैंने, ये वाला पार्ट। यहाँ पे जो बाहर से है, बाहर से जो है, दिस इज कॉन्वेक्स, और ये जो अंदर से जो पार्ट है ये कॉनकेव। तो ऐसे। ठीक। केव के जैसा कॉनकेव, वाह क्या बात कही है, बहुत खूब। बहुत अच्छा याद करने का तरीका है। केव के अंदर जाएंगे तो जैसे दिखेगा वो कॉनकेव। क्या बात है। गुड मॉर्निंग सर। आपके घर से क्लास ली थी कल? नहीं, तो यही से ली थी। यहाँ नहीं थे कल आप? था ना, था ना। 8:45 तक था, क्योंकि 8:45 तक ही क्लास ले पाए थे हम। क्यों? क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी चली गई थी। बच्चे ले गए? बच्चों का आधा घंटा ऑडियो क्लास लिया मैंने। कहाँ से? यही से। नहीं आते ही नहीं आप। अरे तब कल 9 बजे था 8:15 से 8:45 तक था ना सर, बता रहा होता आपको। 8 to 8:15 हमारी लाइन थी, 8:15 को कल लाइन चली गई। तो हमने बहुत इंतजार किया लाइन आने का। तब तक ओरली ओरली क्वेश्चन सॉल्व किए, एक एक्सरसाइज हमारी पूरी ओरली हो गई प्रीवियस ईयर की, जितने क्वेश्चंस बच्चों को आ रहे थे। फिर बहुत हो गया, उन्होंने 1 घंटा क्लास बिना स्क्रीन के लेना वाज लाइक वेरी टफ। सो व्हाट वी डिड इज, मैंने आपको भी मैसेज करना चाहा कि सर आप घर से ही ले लीजिए अगर आपको डिवाइस चार्ज होगा तो। हाँ, तो फिर मैं समझा, फिर मैंने बोला आपको कॉल करके कोई फायदा नहीं है, आप आएंगे तब तक नसीब रहेगा आपका, लाइन आ गई तो अच्छी बात है। चलो, हो गया बच्चों लिखना?
ओके, अब इस पे सवाल पूछ सकते हैं। आपको मैं टाइप बता देता हूँ, क्वेश्चन में क्लास में लेने का अभी हमारे पास इनफ टाइम नहीं है। आपके होमवर्क में से डाउट्स में कुछ आएंगे तो ले लेंगे। इस क्वेश्चन के टाइप में आपको समझा देता हूँ। ये इक्वेशन है यहाँ, तो पहले इसको मैं ले रहा हूँ कॉपी पेस्ट और इसको अगले पेज पे ले लेते हैं। ये जो इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी निकाला है हमने, बहुत सुंदर क्वेश्चन बनते हैं स्टूडेंट्स इस पे। जैसे कि एक सवाल ऐसा होगा कि आपको u दिया रहेगा, थीटा दिया रहेगा। क्वेश्चन का टाइप समझिए, आपको u की वैल्यू देके रखेंगे, थीटा की वैल्यू देके रखेंगे। ठीक है, u देके रख दिया, थीटा देके रख दिया। ओके, जी तो पता ही होता है हमको, तो जी पता है, यू पता है, थीटा पता है। क्या नहीं पता? एक्स और वाई कोऑर्डिनेट। तो आपको क्या बोलेंगे, थोड़े दूर जाके ना, थोड़ी दूर जाके एक वॉल है बोलेंगे, एक वॉल है, उस वॉल की हाइट कुछ देके रखेंगे, कुछ वॉल की हाइट की कुछ वैल्यू देके रखेंगे। उस वॉल को प्रोजेक्टाइल ने ना जस्ट कवर कर लिया, जस्ट उस वॉल के ऊपर से छू के प्रोजेक्टाइल चला गया, ऐसा बोलेंगे। एच हाइट की जो वॉल है उसको छू के प्रोजेक्टाइल ऐसे चला गया। तो पूछेंगे कि वो वॉल कितनी दूर है आपसे, वो वॉल कितनी दूर है, वो वॉल प्रोजेक्टाइल से कितनी दूर है, ऐसा पूछेंगे। समझ गए? तो आपको क्या ध्यान आ रहा है, ऐसी दो वॉल्स रहेंगी सेम हाइट पे, दो वॉल्स रहेंगी जिसको प्रोजेक्टाइल जस्ट छू के जा सकता है। सेम हाइट की दो अलग अलग वॉल्स हो सकती है जिसको प्रोजेक्टाइल जस्ट छू के जा सकता है। और ये हाइट जो है, ये प्रोजेक्टाइल का कौन सा कोऑर्डिनेट हो जाएगा? वाई कोऑर्डिनेट हो जाएगा। एक्स कोऑर्डिनेट कॉमा एच, एक्स कॉमा एच। एच जो है ये पार्ट वाई हाइट है, मतलब वाई कोऑर्डिनेट ऑफ द पार्टिकल आ जाएगा। तो हम इक्वेशन में y को आप स्मॉल h पुट कर देंगे, इक्वेशन में आपको y को आप स्मॉल h पुट कर देंगे, बाकी सब वैल्यूज पता है। तो यू विल गेट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन x, क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन x मिलेगा। तो आपको दो वैल्यूज मिल जाएगी x की, दो वैल्यूज मिल जाएगी। एक वैल्यू मिल जाएगी x1, मान लो अल्फा बीटा जैसे रूट्स मानते हैं, तो दो वैल्यूज मिल जाएगी। एक वैल्यू मिल जाएगी आपको x1, जो कि पहला रूट होगा, जो छोटा रूट होगा ये नजदीक की वॉल होगी, और जो बड़ा रूट x2 मिलेगा आपको, वो दूर का डिस्टेंस होगा वॉल का। सो उसके रूट्स x1 x2 मान लो आपको मिल जाएंगे। आ रही बात समझ में? ये एक तरीका। या तो क्या बोल सकते हैं, या तो आपको बोलेंगे कि वॉल कितने दूर है ये बता देंगे, या तो आपको बोलेंगे कि एक्स गिवन दे देंगे, एक्स गिवन दे देंगे कि इतने दूर वॉल है, इतने दूर वॉल है जिसको वो जस्ट क्लियर करके जा रहा है, और फाइंड करने को बोलेंगे आपको कि वॉल की हाइट क्या है। तो सवाल ज्यादा आसान है, एक्स की वैल्यू गिवन है, तो आप इक्वेशन में एक्स पुट कर दोगे, थीटा पता है, यू पता है, जी पता है, तो वाई की वैल्यू फाइंड कर लोगे। जो वाई की वैल्यू है वही हाइट ऑफ द वॉल रहेगी। आ रही बात समझ में? आ रही बात समझ में? यस। अच्छा, तीसरा और इंटरेस्टिंग सवाल जो कि मैंने कल पीडीएफ शेयर करी थी, उसमें भी उस टाइप का सवाल है कि आपको एक्स और वाई दोनों दे के रखेंगे, एक्स भी दे दिया, वाई भी दे दिया, मतलब एक पॉइंट का वॉल का टॉप दे दिया आपको कि उसका एक्स कोऑर्डिनेट भी दे दिया और वाई कोऑर्डिनेट भी दे दिया, जो कि रास्ते पर है, प्रोजेक्टाइल के रास्ते पर का एक पॉइंट है, और आपको थीटा दे दिया, नहीं थीटा नहीं, आपको यू दे दिया, आपको यू दे दिया, यू दिया है, लेकिन थीटा दिया नहीं है इस बार। थीटा जो है वो दिया नहीं है, टू फाइंड थीटा है। तो आप x की वैल्यू पुट कर देंगे पूरे इक्वेशन में, y की वैल्यू पुट कर देंगे, और u की भी वैल्यू पुट कर देंगे। थीटा में आपका कुछ तो इक्वेशन बन जाएगा, थीटा में आपका कुछ तो भी इक्वेशन बन जाएगा। अब इस इक्वेशन के लिए आपको कुछ आइडिया करना पड़ेगा। क्या आप सब लोग कॉस स्क्वायर थीटा डिनोमिनेटर में आ रहा है, तो क्या आप सब लोग जानते हो 1 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा ट्रिग्नोमेट्री से क्या होता है? सेक स्क्वायर थीटा होता है, सेक स्क्वायर थीटा होता है, जानते हैं सेक स्क्वायर थीटा होता है। अच्छा, क्या सेक स्क्वायर थीटा का एक और फॉर्मूला होता है, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा होता है, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा होता है। यस, अगर ऐसा कर देंगे आप, तो यही पूरा का पूरा इक्वेशन आपका tan थीटा के टर्म्स में बन जाएगा। तो और थीटा अननोन है, अगर आपका थीटा अननोन है तो tan थीटा में क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगा, जिसको सॉल्व करके आप tan थीटा की अननोन वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। ये पीडीएफ में है, आप एज अ होमवर्क उसको स्टडी कर लेंगे।
ठीक है, जनरली इतने ऐसे आड़े टेढ़े सवाल जेई में पूछे जाते हैं, हाईली मैथमेटिकल सवाल ज्यादा जेई में पूछे जाएंगे। नीट में ऐसा सवाल नहीं आएगा, या तो एक आधा सवाल टफ सवाल करके आ भी सकता है। बट मेरा काम है कि आपको सब कुछ पढ़ा देना जो जो आ सकता है, क्योंकि ये इक्वेशन सिलेबस में है तो इसके बेसिस पे पूछेंगे। क्लियर है बात? बाकी हमारे होमवर्क डिस्कशन में और अच्छे अच्छे क्वेश्चन इसके बनेंगे। ऑल राइट, तो अभी आपको इस पेज पे कुछ लिखना नहीं है, इस पेज पर आपको कुछ लिखना नहीं, बस मैं आपको समझा रहा था कि अलग अलग कैसे सवाल आपको पूछ सकते हैं। अब आते हैं आज के लास्ट शॉर्ट थिंग पे, एयर रेजिस्टेंस का इफेक्ट लिखिए। इफेक्ट ऑफ एयर रेजिस्टेंस। तो यहाँ पे ऐसा एरो करके एक चीज लिखेगा, एयर रेजिस्टेंस इज अ डैम्पिंग फोर्स। डैम्पिंग फोर्स, एयर रेजिस्टेंस इज अ डैम्पिंग। डैम्पिंग का मतलब ब्रैकेट में लिखना, डैम्पिंग का मतलब इट अपोजेस द मोशन। अपोजेस द मोशन, डैम्पिंग का मतलब अपोजेस द मोशन। जहां पे भी मोशन हो रही होगी उसको अपोज करेगा। अब देखो, जैसे पार्टिकल अगर ऊपर जा रहा है, पार्टिकल अगर हम ऊपर थ्रो करते थे, काइनेमेटिक्स में ऐसा पार्टिकल हम ऊपर थ्रो करते थे स्टूडेंट्स। अगर ऐसा ऊपर पार्टिकल में किसी यू से थ्रो करता हूं, ओके, तो आपको उसका एक्सेलरेशन पता है ऑलरेडी, कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो होता है वो होता है जी डाउनवर्ड्स, वो होता है जी इन डाउनवर्ड डायरेक्शन, बराबर। लेकिन यहां पे पार्टिकल ऊपर जाते समय एयर रेजिस्टेंस भी नीचे एक्ट करेगा, बिकॉज एयर रेजिस्टेंस क्या करता है, मोशन को अपोज करता है। तो अगर पार्टिकल ऊपर जा रहा है तो एयर रेजिस्टेंस भी नीचे एक्ट करेगा। तो एक्सेलरेशन ड्यू टू एयर रेजिस्टेंस का क्या होगा, एक्सेलरेशन ड्यू टू एयर रेजिस्टेंस होगा ए वैल्यूज, कोई तो भी ए वैल्यू डाउनवर्ड्स, ए फॉर ए वैल्यू डाउनवर्ड्स, डाउनवर्ड्स क्योंकि अपोज कर रही है। तो इन दोनों एक्सेलरेशन का कंबाइंड इफेक्ट हो गया, तो नेट एक्सेलरेशन क्या आ गया, ए नेट, नेट मतलब टोटल। तो नेट एक्सेलरेशन आएगा जी प्लस ए डाउनवर्ड। आ रही बात समझ में? नेट एक्सेलरेशन आएगा जी प्लस ए डाउनवर्ड। और अगर पार्टिकल जब नीचे आ रहा है, ध्यान से देखिएगा, अगर पार्टिकल अब नीचे आ रहा है, अगर पार्टिकल जब नीचे आ रहा है तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी तो जो होगा वो जी डाउनवर्ड ही होगा। लेकिन एक्सेलरेशन ड्यू टू एयर रेजिस्टेंस कहां होगा, एक्सेलरेशन ड्यू टू एयर रेजिस्टेंस कहां होगा, अप होगा, क्योंकि पार्टिकल नीचे आ रहा है मतलब मोशन नीचे हो रही है। मोशन को अपोज करेगा तो एयर रेजिस्टेंस का ऊपर होगा। तो अब ये दोनों एक्सेलरेशन एक दूसरे के अपोजिट हो गए, जी नीचे है और ए ऊपर है, तो नेट एक्सेलरेशन कितना होगा, मान लेते कि जी बड़ा है तो जी बड़ा है,
ए थोड़ा सा छोटा रहेगा तो जी माइनस ए डाउनवर्ड, क्योंकि जी नीचे है उसमें से ए ऊपर है तो ए सब्ट्रैक्ट होगा, तो ए नेट विल बी जी माइनस ए। ठीक है, कि जब दोनों दोनों सेम डायरेक्शन के वेक्टर्स होते हैं तो एक दूसरे को ऐड करते हैं, सेम डायरेक्शन के वेक्टर्स एक दूसरे को ऐड करते हैं, लेकिन जब अपोजिट डायरेक्शन के वेक्टर्स आ जाएंगे तो उनका रिजल्टेंट फाइंड करते समय उनका सब्ट्रैक्शन हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे मैं मैग्नीट्यूड की वैल्यू लिख रहा हूँ, प्लस माइनस जो मैंने साइन नीचे दिया है डाउनवर्ड्स वैल्यू मैंने बोली ऑलरेडी, बाजू में मैं जो एरो दिखा रहा हूँ वो ऑलरेडी डाउनवर्ड्स के लिए है। तो बेटा अगर एक्सेलरेशन को मैं वेक्टर फॉर्मेट में लिखूं तो आपको समझना चाहिए नेट एक्सेलरेशन जो होगा माइनस जी जे कैप होगा, माइनस जी जे कैप होगा, और एयर रेजिस्टेंस का अपवर्ड है तो प्लस ए जे कैप होगा। ओके, तो ये वैल्यू कितनी बनेगी, ये वैल्यू बनेगी मान लो ए माइनस जी, ए माइनस जी जे कैप, ए माइनस जी जे कैप। आप एग्जाम्पल से समझ लीजिए, एग्जाम्पल से देखिए, मान लो जी की वैल्यू 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है और ए की वैल्यू आपको देके रखी सवाल में मान लो 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो इस केस में ए बार नेट क्या होगा, इस केस में ए बार नेट क्या होगा, इट विल बी ए माइनस जी जे कैप, मतलब कितना होगा, वैल्यूज आप देखिए 3 - 10 जे कैप मतलब -7 जे कैप। -7 मतलब क्या है, -7 का मतलब है 7 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर डाउनवर्ड्स, है ना। तो यही वैल्यू मैंने लिखी है व्हाइट कलर में। ये 7 वैल्यू कैसे आएगी, ये 7 वैल्यू आएगी 10 - 3 करके, और ये डाउनवर्ड का एरो दे दिया, समझे। तो मैंने लिख लिया जी माइनस ए डाउनवर्ड। ठीक है, इसकी ज्यादा क्लैरिटी आपको क्वेश्चन करके आएगी, कल हम इसके क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, कल हम इसके क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे, एक 10 एक मिनट में हम इसका एक क्वेश्चन दो क्वेश्चन देखेंगे, जिससे आपको ये भी समझ आ जाएगा कि ऊपर जाते जाते प्रोजेक्टाइल का टाइम कम लगता है कि नीचे आता है द टाइम कम लगता है, कहाँ टाइम ज्यादा लगता है अगर एयर रेजिस्टेंस हो तो। ये सब हम इस थेरी से ही आगे कंटिन्यू कर सकते हैं। ये थोड़ा ट्रेलर हो गया एयर रेजिस्टेंस का, कल कहानी शुरू के 15-20 मिनट में, मैक्सिमम 20 मिनट में कल उसकी कहानी हम कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। थोड़ा सा टाइम पे आइए, हो सके तो आज जैसे ही हम 7:55 को स्टार्ट करने की कोशिश करेंगे। ठीक, चलो, गुड डे स्टूडेंट्स। -7 का ही मतलब है 7 डाउनवर्ड, माइनस साइन का मतलब ही है डाउनवर्ड्स बेटा, माइनस मतलब डाउन, पॉजिटिव मतलब अपवर्ड्स, तो माइनस मतलब डाउनवर्ड्स, इसलिए -7 लिखो या तो 7 डाउनवर्ड्स लिखो, सेम ही बात है।
मैंने डाउनवर्ड पॉजिटिव नहीं लिया है, हमेशा अपना एक्स एक्सिस राइट साइड में, वाई एक्सिस ऊपर के साइड में होता है, तो डाउनवर्ड डायरेक्शन को पॉजिटिव नहीं लिया है, माइनस साइन जहां आ रही है उसको डाउनवर्ड लिया है। मैंने डाउनवर्ड पॉजिटिव ऐसा कहीं नहीं लिखा बेटा, मैंने जो नीचे का एरो दिया है दैट मींस डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक्सेलरेशन। इस एरो का मतलब है डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक्सेलरेशन है। साइन हम ऊपर की ही पॉजिटिव ले रहे हैं, एक्स एक्सिस ऐसे और वाई एक्सिस ऐसे, तो हमारा वाई एक्सिस ही पॉजिटिव है ऊपर, एक्स एक्सिस राइट साइड में पॉजिटिव है। ठीक है, नहीं नहीं, फर्स्ट केस में भी डाउनवर्ड पॉजिटिव नहीं लिया बेटा, फर्स्ट केस में भी डाउनवर्ड डायरेक्शन बताई है मैंने, नीचे के एरो से डाउनवर्ड डायरेक्शन बताइए। डाउनवर्ड का मतलब निगेटिव ही होता है, डाउनवर्ड अगर पॉजिटिव एक्स एक्सिस वाई एक्सिस मैंने ऊपर पॉजिटिव दिखाया है, इसका मतलब वो डाउनवर्ड डायरेक्शन निगेटिव लेंगे। लिखते समय निगेटिव लिखना कई बार हमको अजीब लगता है, तो ऐसे डिस्क्रिप्शन से या एरो से लिख देते हैं कि डाउनवर्ड्स है करके। एरो का मतलब है डाउनवर्ड्स, उतनी जितनी वैल्यू होगी, मतलब 10 और 3 13 हो जाएगी मान लो उस केस में, तो 13 वैल्यू डाउनवर्ड्स रहेगी, है तो डाउनवर्ड्स ही एक्सेलरेशन। ठीक है, चलो।